दोस्तों, हर हर महादेव। ये सुबह का दृश्य आप देख सकते हैं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है सुबह से। मुझे लग रहा है कि 1-2 बजे से लाइन लगना शुरू हो गई थी भक्तों की। बहुत भीड़ है। 2-3 घंटे में शायद नंबर आए। अभी तो 4 बजे पट खुलेंगे, फिर कितने बजे से दर्शन होते हैं देखते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी केदारनाथ घाटी के दर्शन करवाऊंगा और इसके बाद हम बाबा बद्रीनाथ के धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं या केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम पर हर केदारनाथ से जुड़ी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, 6 बज गए हैं। सुबह 3:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और लाइन 50 मीटर भी आगे नहीं बढ़ी है। इतनी भीड़ भाड़ है, रश है। आगे व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, पुलिस वगैरह ने व्यवस्था थोड़ी संभाली है। नहीं तो सुबह से तो बहुत ही गड़बड़ था। ये बाबा का दरबार है। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जितनी जल्दी हो सके आप बाबा के दरबार में जाकर लाइन में लग जाइए, क्योंकि आप जितना लेट जाएंगे उतने ही आपको लेट दर्शन होंगे। बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं मेरे अभी यहाँ पे बाबा के। मुझे बाबा का प्रसाद भी प्राप्त हुआ है पंडित जी के माध्यम से। बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, मनोरम दृश्य है केदारनाथ धाम में कि यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता है। ये वही भीमशिला है जो केदारनाथ त्रासदी के दौरान मंदिर के पीछे आकर स्थापित हो गई थी, और इसने जो जल का जो प्रवाह था उसको 2 भागों में बांट दिया था, जिससे मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ये देखिए आप। 2013 में आई त्रासदी में ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जिसमें ये भीमशिला अचानक कहीं से आकर मंदिर के पीछे स्थापित हो जाता है, जिससे ये मंदिर बच जाता है। मंदिर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। ये लगभग 20 फीट चौड़ा शिला है और लगभग 10 फीट ऊंचा है। उस त्रासदी में, उस भयंकर त्रासदी में पूरी केदार घाटी तबाह हो गई, पर बाबा भोलेनाथ का जो दरबार है वो ऐसा का ऐसा आज भी अविरल रूप से खड़ा हुआ है। तो इसे बाबा का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दोस्तों, केदारनाथ आने के लिए कई लोग सोचते रह जाते हैं पर आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक अच्छा साथी नहीं मिल पाता है आने के लिए, या कोई ग्रुप नहीं बन पाता है, जिस कारण वो आने से कतराते हैं। पर मैंने अपनी पूरी यात्रा में देखा, कई लोग मुझे मिले हैं जो अकेले ही केदारनाथ आए हैं और उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप बिल्कुल आइए। ऐसा था कि कल हमारे साथ धीरेन भैया थे, पर क्या था कि कभी कोई आगे चल रहा था, कभी कोई पीछे चल रहा था। इस चक्कर में वो बिछड़ गए थे। पर अभी यहाँ पे बाबा के दरबार के में दर्शन करने के बाद धीरेन भैया मुझे यहाँ मिल गए। धीरेन भैया तो बिल्कुल अलग ही गेटअप में थे, मुझे पहचान में ही नहीं आए, पर उन्होंने मुझे पहचान लिया। देख दोस्तों, अभी जैसे ही केदार बाबा के दर्शन करने के बाद, जैसे ही हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे थे, तो रास्ते में बिल्कुल बाबा के मंदिर से आते हैं, वहीं से यहाँ पर ये भंडारा लंगर जिसे कह सकते हैं वो चल रहा है। ये डेली चलता है यहाँ पर। और ये है श्री राम विकुजी केदारनाथ समिति है, उनके द्वारा ये चलाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता ही होगा, काफ़ी हाई रेट्स हैं हर चीज़ के, खाने पीने के से लेकर चाय वाय सब। तो यहाँ पर अच्छा चल रहा है। हलवा है, सब्जी है, दाल है, चावल है और चाय भी है। तो अच्छी फैसिलिटी है इनके द्वारा भंडारे में। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो इसका भी आनंद ले सकते हैं। हर हर महादेव। केदार बाबा के दर्शन करने के बाद हम भैरव बाबा के मंदिर में पहुंच गए हैं। ये नीचे केदार बाबा का मंदिर है और ये ऊपर है
भैरव बाबा का मंदिर। ऐसा कहा जाता है अगर केदार बाबा के दर्शन किए हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो केदार बाबा के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो हम भी आ गए ऊपर दर्शन करने के लिए। दोस्तों, बाबा भैरवनाथ जो हैं वो भोलेनाथ के सेनापति कहे जाते हैं और उन्हें क्षेत्रपाल का स्थान प्राप्त है। इसलिए अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो इस स्थान पर ज़रूर आइए और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके ही जाइए, ताकि आपके दर्शन और ये यात्रा दोनों सफल मानी जाए। दोस्तों, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हमने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले व देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना करने वाले भगवान शंकर के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए उनके समाधि स्थल की ओर प्रस्थान किया। सभी जगह के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पर। यहाँ दोस्तों, 2013 के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के कारण आदि गुरु शंकराचार्य जी का पुराना समाधि स्थल जो था वो टूट गया था और नष्ट हो गया था, जिसके उपरांत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जीर्णोद्धार किया तथा इस समाधि स्थल का पुनर्निर्माण करवाया, जो अपने आप में भव्य एवं बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल बाबा केदारनाथ के मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है। इसलिए आप जब भी केदारनाथ आएं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, सारी केदारपुरी के दर्शन मुझे हो गए हैं ठीक ठाक तरीके से। अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ सोनप्रयाग के लिए। जल्दी से जल्दी सोनप्रयाग पहुँचना है ताकि वहाँ से हमारा लगेज हम उठा के ऊखीमठ के लिए निकल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। तो सुबह 11:30 बजे तक लगभग हमने पूरी केदार घाटी के दर्शन कर लिए थे। इसके बाद हमने जल्दी से जल्दी केदारनाथ घाटी से निकलने का प्लान बनाया, क्योंकि केदारनाथ घाटी में लगातार भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही थी और मौसम में भी अचानक परिवर्तन आने लग गया था, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा था और अगर बारिश होगी तो हमें उतरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इसलिए हमने जल्दी से केदारनाथ से निकलना ठीक समझा। बाबा केदारनाथ के धाम से वापसी के दौरान हमने देखा कि बाबा के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन भक्तों की लगी हुई है। दोस्तों, अचानक बारिश का मौसम शुरू हो गया है। मौसम एकदम से ख़राब हो गया है, काफ़ी बारिश हो रही है। लगातार 30 से 40 मिनट हो गए हैं, बंद नहीं हो रही है। दोस्तों, 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगभग लग चुका है यहाँ पर। मैं 2 किलोमीटर तो लगभग वहीं आ चुका हूँ। बहुत लंबा जाम है और आगे भी जाम ही लग ही रहा है, ऐसे ही संभावना लग रही है मुझे, क्योंकि रश कम नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है। ये केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले जो वो घोड़े और खच्चर हैं, ये यहीं खड़े हुए, आगे बढ़ते हुए नहीं देखा मैंने। हम देख सकते हैं पीछे कितना जाम है। ये करीब 2 साल बाद केदारनाथ यात्रा शुरू होने के दूसरे दिन ही काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आ जाने से और यात्रा मार्ग पर घोड़े व खच्चरों की बेरोक टोक आवाजाही ने
लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, नहीं तो ऐसी चीज़ें बड़े हादसे का सबब बन जाती हैं। दोस्तों मौसम खुल गया है, धूप निकल आई है, बिल्कुल अच्छा मौसम हो गया है। अब गौरीकुंड भी यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है, तो मैं जल्दी से जल्दी गौरीकुंड पहुँचता हूँ। और साथ में भाई आ रहा है, जो मेरे साथ था वो पीछे रह गया है अभी, तो वो भी आ रहा है। तो मैं नीचे पहुँच के वेट करूँगा उसका, और जल्दी से जल्दी हमें ऊखीमठ पहुँचना है। तो अभी मैं हार्ड एंड फास्ट कर रहा हूँ कोशिश कि जल्दी से जल्दी मैं नीचे पहुंच जाऊं, ताकि जल्दी से जल्दी गाड़ी पकड़ कर मैं ऊखीमठ पहुंच जाऊं। क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है जानकारी से कि अगर 6 बजे के बाद अगर पहुंचोगे तो कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। 6 बजे तक ही सारे साधन मिलते हैं ऊखीमठ के लिए। तो पहुंचते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ की मेरी ट्रैकिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं गौरीकुंड पहुंच चुका हूं। यहाँ पर मैं गौरीकुंड में आया हूं, जो गर्म पानी का कुंड है वहाँ पर आया हूं। गर्म पानी जिसमें गर्म पानी रहता है, तो एक्चुअली मैं उसे भरकर ले जाऊंगा अपने घर पर। इसी गौरीकुंड के आधार पर इस क्षेत्र का नामकरण हुआ और इसी कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड में कितना गर्म पानी है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। ये भाई साहब जो है ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं और वो भाई साहब वहाँ पर खड़े हुए हैं, पानी में पैर नहीं रख सकते, इतना गर्म पानी है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये जो गौरीकुंड है उसका जल कितना गर्म होता है। तो ये रहा गौरीकुंड का मेन प्रवेश द्वार। यहाँ से गौरीकुंड की सीमा समाप्त होती है। इसके बाद हम थोड़ा आगे और चलेंगे। टैक्सी स्टैंड है गौरीकुंड का, जहाँ से हम टैक्सी पकड़ेंगे। एक्चुअली वो टैक्सी स्टैंड नहीं है, वहाँ से टैक्सियाँ मिलती है। टैक्सी यहाँ से पकड़कर हम जल्दी से जल्दी सोनप्रयाग पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ टैक्सी स्टैंड पे भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी नंबर लगता है टैक्सी लेने में। और श्रद्धालु में इतनी हिम्मत नहीं रह जाती है कि 16-17 किलोमीटर का ट्रैक उतरने के बाद वो पैदल सोनप्रयाग यहाँ से जा सके। इसलिए फटाफट हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी लेकर हम सीधे सोनप्रयाग पहुँचे। वहाँ से हमने दूसरी टैक्सी ली और उस टैक्सी से हम गुप्तकाशी के लिए रवाना हो गए, क्योंकि 6 बजे के पहले हमें गुप्तकाशी पहुँचना था। 6 बजे के बाद हमें ऊखीमठ के लिए कोई साधन नहीं मिलता, पर रास्ते भर जाम लगा होने के कारण हम गुप्तकाशी पहुँचने में लेट हो गए और हमें ऊखीमठ के लिए कोई साधन नहीं मिला। फिर हमने डिसाइड किया कि हम रुद्रप्रयाग जाएंगे, क्योंकि रुद्रप्रयाग से हमें बद्रीनाथ के लिए टैक्सी और बस वगैरह सब मिल सकता है। इसलिए हमने फिर रुद्रप्रयाग जाकर रुद्रप्रयाग रुकने का प्लान बनाया। दोस्तों हम ऊखीमठ इसलिए जाना चाहते थे कि ऊखीमठ से भगवान केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम आती है। जब शीतकाल का 6 महीने का समय पूरा होता है और जब कपाट खुलने का समय आता है, तब ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर से भगवान भोलेनाथ की डोली केदार धाम आती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। हम कल निकले सोनप्रयाग से गुप्तकाशी के लिए। गुप्तकाशी आ गए, पर सोनप्रयाग से गुप्तकाशी आने तक बहुत जगह ट्रैफिक जैम था, क्योंकि सकरा रास्ता था। कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी हल्की फुल्की बारिश के कारण। सकरा रास्ता होने के कारण ना ट्रैफिक जाम हो रहा था, तो हमें आने में काफ़ी टाइम लगा, तो हम लेट हो गए। इसलिए हमें गुप्तकाशी से ऊखीमठ तक के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली रात को, क्योंकि हमको 7-7:30 बज गया था गुप्तकाशी पहुँचते पहुँचते। लगभग 2-1 घंटे, 2 से ढाई घंटे लग गए थे हमें पहुँचते पहुँचते। तो फिर हमने प्लान बनाया गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग आने का, क्योंकि रुद्रप्रयाग से बस जाती है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के लिए बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ से मिलेंगी। तो हमने कहा कि अब ऊखीमठ के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो अब यहाँ आ गए हैं। आके रात को रूम वगैरह लिया। एक अंकल आंटी का घर था, पूछा, और वो भी इंटरेस्टेड थे, बाहर से लग रहा था, तो हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने दे दिया। ये ऐसा रूम है, बढ़िया है, डाइनिंग टेबल वगैरह उनका घर का घर ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये होटल है। तो उनके घर में रहने के लिए अच्छा ठीक ठाक रेट पे कन्वीनियंट पड़ गया हमें। तो अब बस सब कुछ रेडी है, बैग वगैरह रेडी हो गया, और अब हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। अभी नीचे बस स्टैंड जाते हैं, रुद्रप्रयाग के बस स्टैंड, और वहाँ से जो भी बसेस वगैरह अवेलेबल हैं वो देखते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी बद्रीनाथ पहुँच सके।
तो ठीक है, ये मेरे साथ हैं लोकेन भाई, आप देख ही सकते हैं बहुत थके हुए हैं क्योंकि 16 किलोमीटर चलना 16 किलोमीटर उतरना बहुत टफ टास्क था, थका देने वाला। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, कंटिन्यू करते हैं। ओके। हरिद्वार और ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर जाने वाली सारी बसेस इसी टैक्सी स्टैंड से होकर जाती है और यहाँ पर सारी बसेस फुल आ रही थी, जिस कारण फिर हमने फाइनली टैक्सी की और टैक्सी से हमने बद्रीनाथ की यात्रा करने का प्लान बनाया। टैक्सी वाले के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर अपनी सुविधा के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। हम रुद्रप्रयाग से निकले हैं और लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे आ गए हैं। हमें एक यहाँ पे महिंद्रा मैक्स जो लोकल टैक्सी रहती है वो मिल गई थी, उसमें शेयरिंग पे हम 8 लोग एडजस्ट हो गए हैं और यहाँ से हम निकल लिए हैं। ये पहला एक चेकिंग पॉइंट पड़ा है अब तक का पूरी जर्नी में, तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। रास्ते में हैं ऑन द वे और नाश्ता करने के लिए रुके थे। बढ़िया, यहाँ पे जिस होटल में हम अभी नाश्ता किए हैं यहाँ से थोड़ा नज़ारा मतलब आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ऐसे मौसम में ऐसी जगह पर चाय का आनंद लेना अपने आप में वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। जोशीमठ हम पहुंच गए हैं और जोशीमठ में ये भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया, उसके बाद वे उग्र स्वरूप में थे, तब अपने भक्त प्रहलाद के आग्रह करने पर वे इस स्थान पर पधारे और अपना उग्र स्वरूप को त्याग कर वे सौम्य रूप को धारण करके शांत हुए। इसके अलावा शीतकाल के 6 महीने भगवान बद्रीनाथ इसी स्थान पर रहते हैं तथा कपाट खुलने के बाद भगवान बद्रीनाथ की डोली इसी मंदिर से बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करती है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के दर्शन के बिना बद्रीनाथ धाम के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, इसलिए इस स्थान के दर्शन पहले किए जाने चाहिए। यहाँ पर भगवान विष्णु की नर नारायण रूप में 6 महीने पूजा की जाती है, जब तक भगवान बद्रीनाथ के धाम के कपाट बंद रहते हैं। तो बिल्कुल इस स्थान पर जरूर आइए और भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। दोस्तों, भगवान नरसिंह के इस प्राचीन अद्भुत मंदिर के दर्शन हमें हो गए हैं और अब हम यहाँ से विदा लेना चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें फिर इस मंदिर पर आने का सौभाग्य प्रदान करें। और अब हम जल्दी से जल्दी बाबा बद्रीनाथ के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जय बद्री विशाल की। दोस्तों, जय बद्री विशाल की। बद्रीनाथ के धाम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो GMVM का लॉज है वहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है। दोस्तों, GMVM की वेबसाइट से आप इस यात्री निवास में अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता और सबसे अच्छा स्थान है बद्रीनाथ में रुकने के लिए, जो बद्रीनाथ बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही है।
तो आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों 8 मई 2022 आज ही के दिन बाबा बद्रीनाथ के पट खुले हैं और हम बाबा बद्रीनाथ के धाम में पहुँच गए हैं। जल्दी से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों केदारनाथ से बद्रीनाथ आने तक का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम बाबा बद्री विशाल के विस्तृत रूप से दर्शन करेंगे और आपको बाबा बद्रीनाथ के अंदर के परिसर के दर्शन भी करवाएंगे। इसके बाद हम माणा गांव जाएंगे जो इंडिया का लास्ट विलेज है। वहाँ पर चाय की आखिरी दुकान पर जाएंगे, भारत की आखिरी चाय के नाम से जो फेमस है। और वहाँ पर गणेश गुफा, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, भीम पुल आदि सभी जगहों के दर्शन करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पार्ट में हम मिलेंगे बाबा बद्रीनाथ के धाम में और माणा गांव में। तो तब तक के लिए जय बद्री विशाल।